फिल्म की शुरुआत शिकागो में शुरू होती है, जहां मुख्य पात्र स्टेसी डेनोवो अपने चचेरे भाई केविन, जो एक एकल पिता है, के साथ एक बेकरी चलाती है। बेकरी स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और क्रिसमस नजदीक है, इसलिए मांग अधिक है। अगले दृश्य में केविन की बेटी ओलिविया अपना नृत्य अभ्यास समाप्त करने के बाद स्टोर में आती है। वह अपने पिता से स्टेसी को उनके छोटे से रहस्य के बारे में बताने का आग्रह करती है। पता चला कि सूस शेफ ने बेलग्रेविया राष्ट्र द्वारा आयोजित एक बेकिंग प्रतियोगिता में उनके क्रिसमस कैसल केक में प्रवेश किया था। उनके पोर्टफोलियो से प्रभावित होने के बाद आयोजकों ने उन्हें प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा है। दुर्भाग्य से स्टेसी ने यह कहते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि वे क्रिसमस के लिए दुकान बंद नहीं कर सकते। यह पता चला है कि ब्रेकअप के बाद से उसने अपना जीवन एक अत्यधिक संगठित रेजिमेंट में बदल दिया है। बेलग्रेविया की एक अघोषित यात्रा उसके नियंत्रण की भावना को बाधित करती है, इसलिए वह ऐसा नहीं चाहती। काम छोड़ने पर स्टेसी सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति को कुछ पैसे दान करती है। उनका कहना है कि क्रिसमस साल का एक जादुई समय है। जब स्टेसी जवाब देती है कि वह चाहती है कि उसके साथ समय बिताने के लिए कोई हो, तो रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति भविष्यवाणी करता है कि क्रिसमस की इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ ही क्षण आगे वह अपने पूर्व प्रेमी पॉल से मिलती है। दोनों ने एक साथ बिताए समय के बारे में बातचीत की और पॉल का कहना है कि वह उसके बारे में सोच रहा है। तभी उसकी नई गर्लफ्रेंड आती है और उसे गले लगा लेती है। वह बताती है कि वे दोनों पॉल के घर पर छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। आहत होकर स्टेसी ने खुलासा किया कि क्रिसमस के लिए उसकी भी बड़ी योजनाएं हैं। वह आवेगपूर्वक निर्णय लेती है कि वह बेलग्रेविया जा रही है। उस सप्ताह के अंत में स्टेसी, केविन और उनकी बेटी ओलिविया बेलग्रेविया में अपने खूबसूरत बंगले पर पहुंचे। छोटी लड़की वयस्कों को क्रिसमस की खरीदारी के लिए स्थानीय बाजार का शीघ्र भ्रमण करने के लिए मनाती है। बाजार में एक दुकान पर स्टेसी को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो बिल्कुल उस अजनबी जैसा दिखता है जिससे वह उसकी दुकान के बाहर मिली थी। वह पूछती है कि क्या वह पिछले सप्ताह शिकागो में था, लेकिन वह आदमी जवाब देता है कि वह नहीं था। उनकी बातचीत केविन द्वारा बाधित होती है, जो बताता है कि बाजार में सजावट शीर्ष पर है, यहां तक कि क्रिसमस के लिए भी। जवाब में बूढ़े व्यक्ति ने खुलासा किया कि यह इस सप्ताह होने वाली एक शाही शादी के कारण है। बेलग्रेविया के राजकुमार की शादी मोंटानारो की डचेस मार्गरेट डेलाकोर्टे से होने जा रही है। इसके बाद तीनों वेम्बली स्टूडियो जाते हैं, जहां बेकिंग प्रतियोगिताओं की तैयारी चल रही है। यहां उनका सामना स्टेसी के कट्टर प्रतिद्वंद्वी और साथी प्रतियोगी से होता है, ब्रियाना माइकल्स। पता चला कि ब्रायना ने पिछले साल यही प्रतियोगिता जीती थी और वह इस उपलब्धि को दोहराने की योजना बना रही है। जाने से पहले वह स्टेसी के एप्रन पर शराब गिराना सुनिश्चित करती है और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाती है। जैसे ही स्टेसी अपना एप्रन साफ करने जाती है, वह गलती से एक अन्य महिला से टकरा जाती है जिसने गुलाबी ब्लेजर पहना हुआ है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह महिला बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती है, केवल छोटे बालों के साथ। वह मार्गरेट डेलाकोर्टे जल्द ही बेलग्रेविया की राजकुमारी बनने वाली है। स्टेसी ने घटना के लिए माफी मांगी और अपना परिचय एक बेकर के रूप में दिया। हालांकि डचेस ने उसे 1 घंटे में मिलने के लिए कहा ताकि वह उसे शाही शादी के केक पर विशेषज्ञ की राय दे सके। बेकर तुरंत सहमत हो जाता है और वह उनकी मुलाकात को गुप्त रखने का वादा करती है। इस बीच ओलिविया शीतकालीन बैले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती है, लेकिन जानती है कि वे प्रवेश शुल्क वहन नहीं कर सकते। अगले दृश्य में मार्गरेट स्टेसी को अपनी निजी सहायक श्रीमती डोनाटेली से मिलवाती है। सहायक ने अनुमान लगाया कि डचेस और शिकागो का बेकर दूर के रिश्ते से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि यह वेडिंग केक मीटिंग वास्तव में एक छलावा है, क्योंकि लेडी डेलाकॉर्ट को अपने केक के लिए मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि वह 2 दिनों के लिए बेकर के साथ स्थान बदलने का विचार प्रस्तावित करती है। उसने अपना सारा जीवन शाही प्रोटोकॉल की जंजीरों में जकड़कर बिताया है और यह समझना चाहती है कि एक सामान्य व्यक्ति होना कैसा होता है। स्टेसी हाँ कहती हैं, लेकिन इस शर्त पर कि केविन की बेटी को शीतकालीन बैले कार्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति दी जा सकती है। एक बार जब दोनों महिलाएं पूरी तरह सहमत हो जाती हैं, तो सूचनाओं के बुनियादी आदान प्रदान के साथ बदलाव की तैयारी शुरू हो जाती है। डचेस बेकर को शाही परिवार के लंबे परिवार के पेड़ के माध्यम से चलाती है, जबकि स्टेसी उसे केविन और ओलिविया की तस्वीरें दिखाती है। बाल कटवाने और शाही शिष्टाचार पर संक्षिप्त प्रशिक्षण के बाद दोनों एक जैसे दिखते हैं और कपड़े बदलते हैं। तभी प्रिंस एडवर्ड दरवाजा खटखटाता है और मार्गरेट जल्दी से एक सोफे के पीछे छिप जाती है। स्टेसी अब जल्द ही होने वाली राजकुमारी के भेष में पहली बार राजकुमार से आमना सामना होता है। हालांकि वह उसके साथ एक अजीब बातचीत करने में सफल हो जाती है और उसका ध्यान सोफे से हटा देती है। राजकुमार ने उसे सूचित किया कि वह अगले दिन राजनयिक यात्रा पर स्पेन जा रहा है। उसके जाने के बाद दोनों महिलाएं एक दूसरे को गले लगाती हैं और अगले 2 दिनों के लिए अपनी जगह बदल लेती हैं। मार्गरेट विचित्र कुटिया की ओर जाती है, जहां उसकी केविन के साथ त्वरित बातचीत होती है। इस बीच स्टेसी अपने जुड़वा बच्चे के शाही जीवन के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देती है। वह श्रीमती से बात करती है।
डोनाटेली जो बताती है कि शाही महिला के लिए यह कठिन था क्योंकि उसके माता पिता दोनों की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। इससे पहले कि वह बिस्तर पर सोती, प्रिंस एडवर्ड एक बार फिर दरवाजा खटखटाता है। वह अपनी अचानक विदेश यात्रा के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन सख्त कार्यक्रम और योजनाओं के महत्व को दोहराते हैं। अगले दिन स्टेसी राजा और रानी के साथ नाश्ते की बैठक में वही गुलाबी ब्लेजर पहनती है। उसकी संक्षिप्त बातचीत तब आगे बढ़ने लगती है जब रानी अपने एक दूर के रिश्तेदार के बारे में पूछती है। इसके शीर्ष पर एडवर्ड अचानक आता है और भोजन में शामिल हो जाता है। उन्हें 2 दिन की अदलाबदली के लिए बाहर जाना था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इसके बजाय उन्हें अपनी होने वाली पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए। बाद में राजकुमार ने स्टेसी को ग्रामीण इलाकों में घुड़सवारी यात्रा पर जाने के लिए कहने से पहले सगाई के उपहार के रूप में एक टियारा भेंट किया। जबकि एडवर्ड को मूर्ख बनाया गया है, राजा इस लड़की के बारे में इतना निश्चित नहीं है और अपने स्टाफ सदस्यों में से एक फ्रैंक को उसकी जासूसी करने के लिए कहता है। वापस कुटिया में मार्गरेट नाश्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन टोस्ट पूरी तरह जल जाता है। ओलिविया को उस पर संदेह हो जाता है क्योंकि स्टेसी एक बहुत ही सक्षम पेस्ट्री शेफ है। इसके अलावा वह उनके गुप्त हाथ मिलाने में गड़बड़ी करती है, जिससे बच्चा और भी अधिक शक्की हो जाता है। इस बीच स्टेसी घुड़सवारी के लिए अस्तबल में राजकुमार से मिलती है, लेकिन असली डचेस के विपरीत वह यह भी नहीं जानती कि घोड़े पर कैसे चढ़ना है। लड़खड़ाते और गिरते हुए वे अंतः ग्रामीण इलाकों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनसे अनभिज्ञ फ्रैंक गुप्त रूप से इस नई और बल्कि तेजतर्रार डचेस की जासूसी कर रहा है। जल्द ही वे नीचे एक गांव की ओर देखने वाली पहाड़ी की ओर चले गए। राजकुमार ने खुलासा किया कि वह अक्सर यहां आता है जब उसे अपने अदालती कर्तव्यों से छुट्टी लेनी होती है। जब स्टेसी ने गहराई से जानने की कोशिश की तो उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। नाराज होकर वह जवाब देती है कि वह केवल दरबार का आभूषण बनने की योजना नहीं बनाती है और महल में वापस चली जाती है। घुड़सवारी के साहसिक कार्य के बाद स्टेसी ने अपने जुड़वा बच्चे को फोन किया। मार्गरेट कबूल करती है कि ओलिविया ने उनके रहस्य का पता लगा लिया है और वह अब बच्चे के साथ इस अदलाबदली को सफल बनाने पर काम करेगी। हालांकि बेकर से राजकुमारी बनी को अन्य गंभीर चिंताएं भी हैं। प्रिंस एडवर्ड ने स्पेन की अपनी यात्रा रद्द कर दी है और इस बीच आज रात एक चैरिटी बॉल है। वह अपने शाही समकक्ष से महल में वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि उनका पर्दाफाश निश्चित है। उसकी चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए डचेस ने योजना के लिए मना कर दिया। इसके बाद मार्गरेट, केविन और ओलिविया बाजार की ओर निकले, दिन के लिए अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम को त्यागना। वहां उन्होंने सांता के साथ एक फोटो क्लिक की और उनका अद्भुत दिन बर्फ की लड़ाई के साथ समाप्त हुआ। महल में वापस आकर राजकुमार ने घुड़सवारी के दौरान लापरवाही बरतने के लिए स्टेसी से माफी मांगी। फिर वह उसे अपनी दादी के बारे में बताता है जो हमेशा अपनी राय के बारे में मुखर रहती थीं। बाद में उस रात दोनों महल में चैरिटी बॉल में शामिल हुए। आगमन पर तुरंत स्टेसी ने राजा और रानी से उस बेघर आश्रय के विवरण के बारे में पूछा जिसके लिए यह दान अपेक्षित है। अचानक हुए सवाल जवाब से राजघराने के लोग हैरान रह गए कि एक टीम ऐसे मुद्दों को देखती है। हवा में कुछ अजीबता महसूस करते हुए प्रिंस एडवर्ड ने अपनी मंगेतर को उपस्थित लोगों के लिए पियानो बजाने के लिए कहकर उसे बचाने की कोशिश की। स्टेसी बेशक वाद्ययंत्र बजाना नहीं जानती, लेकिन राजकुमार ने युगल गीत बजाकर उसे एक बार फिर बचाया और भीड़ ने उनके लिए तालियां बजाईं। प्रदर्शन के बाद स्टेसी बाहर भाग जाती है क्योंकि उसे डर है कि उसने राजा और रानी के सामने बहुत अधिक बात की होगी। इसके तुरंत बाद राजकुमार उसका पीछा करता है और उसे हमेशा अपने मन की बात खुलकर कहने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर दोनों एक साथ अंदर जाने से पहले एक रोमांटिक डांस करते हैं। अगले दिन स्टेसी ने प्रिंस एडवर्ड को उस पारिवारिक आश्रय स्थल का दौरा करने के लिए दोषी ठहराया जिसकी चैरिटी बॉल सहायता के लिए गई थी। आगमन पर वह बेघर बच्चों को परियों की कहानियां सुनाती है और उनसे बात करने में समय बिताती है। जब उन्हें पता चला कि आश्रय स्थल के पास बच्चों को क्रिसमस उपहार देने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है तो दोनों निकटतम खिलौने की दुकान पर गए। जब वे बच्चों के लिए कई खिलौने इकट्ठा करते हैं, मार्गरेट और केविन भी उसी दुकान पर पहुंचते हैं। हालांकि जिस रहस्यमय बूढ़े आदमी को हमने स्टेसी की दुकान के बाहर देखा था वह ठीक समय पर आता है और केविन का ध्यान भटकाता है। वह सहायक शेफ से उसकी कार को निकटतम गैरेज तक ले जाने में मदद करने के लिए कहता है और उसे खिलौने की दुकान से दूर ले जाता है। अगले दिन स्टेसी और प्रिंस एडवर्ड लपेटे हुए खिलौनों को वापस बेघर आश्रय में ले जाते हैं। वहां वे उन्हें सभी वंचित बच्चों के बीच वितरित करते हैं और यहां तक कि सभी के साथ क्रिसमस कैरोल भी गाते हैं। आश्रय स्थल की देखभाल करने वाला शाही आगंतुकों को उनके दयालु व्यवहार के लिए धन्यवाद देता है। राजकुमार ने उनसे बार बार मिलने की भी कसम खाई ताकि वह बच्चों के साथ समय बिता सकें। उस रात कुटिया में मार्गरेट केविन के साथ बातचीत करने के लिए नीचे जाने से पहले ओलिविया को बिस्तर पर सुलाती है। वह बताती हैं कि उनके साथ समय बिताना उनके जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक रहा है। आश्चर्यचकित होकर रसोइया ने जवाब दिया कि बेलग्रेविया पहुंचने के बाद से वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह महसूस करती है। फिर दोनों ने एक साथ क्रिसमस फिल्म देखने का फैसला किया।
फिल्म के अंत में मार्गरेट भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। चिंतित होकर केविन ने उसे सांत्वना दी और उसे एक हार दिया। अंदर उसे सांता के साथ उनकी और ओलिविया की एक तस्वीर मिलती है। तब केविन कबूल करता है कि वह उसे एक दोस्त से ज्यादा किसी और के रूप में देखने लगा है। प्रभावित होकर मार्गरेट ने उसे चूमा, लेकिन फिर उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूलने के लिए कहा। यह जानते हुए कि स्टेसी अगले दिन वापस आ जाएगी, वह उसे झूठी आशा नहीं देना चाहती। इसी तरह महल में प्रिंस एडवर्ड ने स्टेसी को लोगों तक पहुंचने का महत्व दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। फिर वह उसे एक पारिवारिक विरासत देता है, एक पेंडेंट जो उसकी दादी का था। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि वह पहले उससे शादी करने को लेकर संशय में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कौन थी। लेकिन आज के बाद उसे पूरा यकीन है कि वह अपना शेष जीवन उसके साथ बिताना चाहता है। अभिभूत होकर स्टेसी घबराकर अपने कमरे में वापस जाने से पहले राजकुमार को चूम लेती है। वह बंद दरवाजों के पीछे रोती है, यह महसूस करते हुए कि उसे अगले दिन अपने सामान्य जीवन में वापस जाना होगा। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजाती है, मार्गरेट डचेस के रूप में अपनी जगह लेने के लिए महल में पहुंचती है। अंदर दोनों महिलाएं पिछले 2 दिनों के अपने अपने अनुभवों के बारे में बात करती हैं। इस समय डचेस केविन से प्यार करती है और स्टेसी प्रिंस से प्यार करती है। हालांकि वे दोनों अपने मूल स्थान पर वापस आ गए। उनसे अनजान राजा का निजी गार्ड फ्रैंक उन्हें देखता है और दोनों की एक साथ कई तस्वीरें खींचता है। शहर के दूसरे छोर पर ब्रायना उसी रात वेम्बली स्टूडियो में घुस जाती है और स्टेसी के मिश्रण में तोड़फोड़ करती है। अगली सुबह स्टेसी केविन और उसकी बेटी के लिए नाश्ता बनाकर कुटिया में लौट आती है। जब ओलिविया नीचे आती है तो उसे तुरंत पता चलता है कि मार्गरेट अपने शाही कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वापस चली गई है। निराश होकर बच्चा चाहता है कि हर कोई उन कामों को करने के बजाय बस उस रास्ते पर चले जो उन्हें खुश करता है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद स्टेसी और ओलिविया बड़ी बेकिंग प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो गईं। इस बीच फ्रैंक राजा को वह तस्वीरें दिखाने के लिए उसके कक्ष में जाता है जो उसने पिछली रात खींची थीं। हालांकि रानी उसे रोकती है और पहले तस्वीरें देखने की मांग करती है और वह अनिच्छा से तस्वीरें उसे सौंप देती है। निजी तौर पर तस्वीरों की जांच करने के बाद उसे बेकर स्टेसी के अस्तित्व के बारे में पता चला, जो बिल्कुल डचेस ऑफ मोंटानारो की तरह दिखती है। वह बाहर टहल रही है और सोच रही है कि आगे क्या करना है, तभी अचानक एक माली उसकी विचार प्रक्रिया को बाधित कर देता है। यह पता चला है कि माली वही रहस्यमय बूढ़ा आदमी है जिसे हमने पहले शिकागो में स्टेसी की दुकान के बाहर और बाजार में देखा था। डचेस के साथ स्टेसी की फोटो देखकर उन्होंने कहा कि बेकर भी राजकुमारी की तरह दिखती हैं। आगे कुछ भी बताए बिना वह अपनी टोपी ऊपर उठाता है और महामहिम को अपने विचारों में डूबा हुआ छोड़कर चला जाता है। कुछ घंटों बाद मार्गरेट नाश्ते के लिए राजा, रानी और राजकुमार के साथ शामिल हुई। अपनी पीठ पीछे रानी ने राजा को सब कुछ बता दिया है और दोनों के पास प्रेमियों को उनके सही साथियों से मिलाने की एक गुप्त योजना है। वह बीमारी का नाटक करती है और एडवर्ड और मार्गरेट को उसकी जगह बेकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का आदेश देती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए डचेस ने अकेले में राजकुमार के सामने सब कुछ कबूल कर लिया, जिससे वह सदमे में आ गया। इस बीच स्टेसी और केविन की प्रतिस्पर्धा में खराब शुरुआत हुई। ब्रियन की चालाकी के कारण उन्हें हाथ से स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी बेकिंग प्रक्रिया लंबी हो गई। वे मुश्किल से अपने विशाल महल थीम वाले केक को समय पर पूरा कर पाते हैं। तमाम असफलताओं के बावजूद शिकागो के 2 बेकर्स ने जोरदार ढंग से प्रथम पुरस्कार जीता। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, मेजबान ने घोषणा की कि बेलग्रेविया की रानी दुख की बात है कि वह पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सकी। उनके स्थान पर विजेताओं को मोंटेनारो के राजकुमार और डचेस द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। मंच पर एडवर्ड को देखकर स्टेसी तुरंत स्टूडियो से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन केविन उसे आगे बढ़ने और पुरस्कार स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। जब वे अंतःशाही जोड़े से मिलते हैं तो केविन बिल्कुल एक जैसे चेहरे वाली 2 महिलाओं को देखकर दंग रह जाते हैं। सौभाग्य से प्रिंस एडवर्ड ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। वह सभी से कुछ देर के लिए माफी मांगने को कहता है और उन चारों को मंच के पीछे ले जाता है। यहाँ मार्गरेट बताती है कि यह सब उसकी योजना कैसे थी। वह रोजमर्रा की जिंदगी जीने की भावना का अनुभव करना चाहती थी और उसने स्टेसी के साथ स्थान बदलने के लिए कहा। फिर वह कहती है कि उसे एक सामान्य व्यक्ति बनना पसंद है और वह मूर्ख केविन के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। स्वीकारोक्ति से आश्चर्यचकित होकर केविन ने राजकुमार से पूछा कि क्या वह अपनी मंगेतर के एक सामान्य व्यक्ति के प्यार में पड़ने से नाराज है। इसके जवाब में एडवर्ड का कहना है कि वह पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि उसे भी एक आम इंसान स्टेसी से प्यार है।
दूसरी ओर स्टेसी को नहीं लगता कि एक राजकुमार के लिए किसी सामान्य व्यक्ति से प्यार करना अच्छा विचार है। वह मंच के पीछे से निकल जाती है और अपना सामान इकट्ठा करने के लिए चली जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोकता है और जब तक वे साथ हैं अपने प्यार के लिए लड़ने का वादा करता है। फिर वह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे प्रपोज करता है और सुझाव देता है कि अगर उस समय तक वे अभी भी प्यार में हैं तो 1 साल में शादी कर लेंगे। फिल्म 1 साल बाद के दृश्यों के साथ समाप्त होती है। स्टेसी ने प्रिंस एडवर्ड से शादी की और बेलग्रेविया की राजकुमारी बन गई। विवाह समारोह के दौरान मार्गरेट गुलदस्ता पकड़ लेती है। यह दर्शाता है कि अगली बारी उसकी है।